हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज एकतान साजानी और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ दक्षांश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। टर्म 1 के हिसाब से जो भी आपके जिस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस तरीके से बच्चों हम उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आज करने वाले। ओके, सो अगर मैं बात करूं बच्चों थोड़ी सी टर्म 1 के बारे में, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, तो बच्चों टर्म 1 का जो साइंस का पेपर होगा उसके मार्क्स कितने होंगे? 50 मार्क्स टोटल। ठीक है, अब इस 50 में से बच्चों 10 मार्क्स तो आपको कौन देगा? आपके इंटरनल असेसमेंट। 10 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट सभी को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ऐसे यहाँ पर। ओके, अब आपकी रैंक या आपकी परफॉर्मेंस कौन अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकता है बच्चों? ये 40 मार्क्स, ये 40 नंबर। ओके, ये 10 मार्क्स तो किसी को भी मिल जाएंगे। अब भाई स्कूल जो होते हैं वो हर बच्चे को पूरे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेजने की कोशिश करते हैं, बट ये जो 40 है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करोगे, आपकी रैंक क्या रहेगी। ओके, सो इन 40 के लिए हमें मेहनत करनी है, और इस 40 में से भी बच्चों आपको 16 मार्क्स कौन देकर के जाएगी? 16 मार्क्स आपको देकर के जाएगी केमिस्ट्री। कौन देके जाएगी? केमिस्ट्री। रिमेनिंग पोर्शन में आपके पास फिजिक्स और बायोलॉजी आएंगे। सो आप समझ सकते हो बच्चों, 16 मतलब आपके पास 40 में से 16 मार्क्स आपको केमिस्ट्री दे रही है अकेली। तो आपको कितने अच्छी तरीके से पढ़नी है केमिस्ट्री। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, इस बार जो आपके टर्म 1 में केमिस्ट्री में चैप्टर्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ये 3 चैप्टर्स आपके पास इस बार टर्म 1 में आने वाले। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट बच्चों, आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो 3 तरीके के आएंगे। एक तो होंगे बच्चों एमसीक्यू। ओके, एक होंगे आपके पास एआर, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, और एक होंगे बच्चों आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके पास टर्म 1 में आएंगे, और बच्चों हम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आज कुछ रखने वाले। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है। पहले वीडियो पॉज करना है, खुद आंसर करके देखना है, उसके बाद आंसर को मैच करना है कि क्या हमारा आंसर सेम है, क्या हम सही पाथ पर हैं, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से या नहीं। ओके, सो ये था बच्चों ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की किस तरीके से पेपर जो आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री कितने मार्क्स आपको देके जाएगी और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब बच्चों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस में बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यूज की। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों? एमसीक्यूज की। और एमसीक्यूज में भी बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ चुका है एमसीक्यूज का। क्या क्वेश्चन है बच्चों? ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा। ऑलराइट, सो क्या गिवन है बच्चों? The respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों क्या गिवन है आपको कि ग्लूकोज का अगर आप कंबशन कर देते हो तो आपके पास ग्लूकोज का कंबशन किस टाइप की प्रोसेस होती है? क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, या वो एक फिजिकल प्रोसेस है? आपको आंसर करना है। ठीक है, सो चलो बच्चों देखते हैं ग्लूकोज का कंबशन कैसे होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6, यही फॉर्मूला होता है। इसका कंबशन बच्चों हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज का कंबशन आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कर सकते हो। सो कंबशन होगा तो आपके पास एक तो फॉर्म होती है CO2, एक फॉर्म होता है वाटर, और प्लस बच्चों आपके पास क्या रिलीज होती है?
प्लस आपके पास रिलीज होती है हीट। एक CO2, एक H2O और साथ साथ में क्या रिलीज होती है बच्चों, हीट रिलीज होती है। इसलिए आपके पास जो कंबशन ऑफ क्या होता है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो किस टाइप की प्रोसेस होगी बच्चों, वो होगी कौन सी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वो सारे रिएक्शंस बच्चों जिनमें ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, उन्हें आप क्या बोलते हो बच्चों, उन्हें आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो जैसे जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, सो वो ऑक्सीजन कर क्या रही है बच्चों, वो ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज का कंबशन कर रही है और उसे किसमें कन्वर्ट कर रही है, एक तो बच्चों CO2 में, एक H2O में, और क्या रिलीज हो रही है साथ साथ में, हीट। दैट इज वाई कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो यहां बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, मैं इसको रिमूव कर देती हूं ताकि आपको आंसर अच्छी तरीके से दिखाई दे। सो ये है बच्चों आपके पास आंसर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, इन द रिएक्शन Zn plus CuSO4 will gives you ZnSO4 plus Cu, which of the following works as an oxidizing agent। बच्चों इस रिएक्शन में आपको क्या गिवन है, आपसे पूछा गया है कि ये आपके पास कोई रिएक्शन है और आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन वर्क करेगा। किसकी तरह बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब सबसे पहले मुझे बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, वो बच्चों काम करते हैं ऑक्सीडेशन का। ठीक है, किसका काम करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन का। मतलब सामने वाली स्पीशीज या सामने वाले कंपाउंड का क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन। दैट इज वाई हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, हम उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सिमिलरली अगर मैं पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करवाते हैं, सो खुद का बच्चों ये करवाते हैं रिडक्शन, यानी कि दे सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ओके, क्या हो जाएंगे बच्चों, सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, यानी कि खुद का रिडक्शन और सामने वाले का क्या, ऑक्सीडेशन। ये काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। अब बच्चों अगर आपको इतनी बात पता थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअली काम क्या करते हैं, जिसमें बच्चों को ऑलमोस्ट कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम सुनते ही बच्चे बोलते हैं कि वो कंपाउंड्स जो खुद का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, वो कंपाउंड जो सामने वाले स्पीशीज या सामने वाले कंपाउंड का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, बट खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों रिएक्शन को, Zn plus CuSO4 will gives you ZnSO4 plus Cu। अब देखो यहां अगर हम देखें तो Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, 0 है। क्यों, क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में, अभी किसी के साथ उसने कंबाइन नहीं कर रखा है अपनी एलिमेंटल स्टेट में। सो एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। अगर मैं बात करूं बच्चों कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। ठीक है, अब जरा रिएक्शन के बाद देखो, रिएक्शन के बाद बच्चों जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है +2, 0 से क्या हो गई +2, और कॉपर की क्या हो चुकी है, +2 to 0। कॉपर की अब कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब कॉपर क्या आ चुका है, एलिमेंटल स्टेट में आ चुका है अपनी। ठीक है, सो आप बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके आराम से पता लगा सकते हो कि किसका तो रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने बच्चों ऑक्सीडेशन की बहुत अच्छी तरीके से ये डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर बच्चों किसी भी रिएक्शन में देयर इज एन इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम बोलेंगे कि उस स्पीशीज का या उस एलिमेंट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि जिस भी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और बच्चों जिस भी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट होगा, यानी कि कम हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, उन्हें आप क्या बोलोगे, उनका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। समझ में आ रही है बात, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो बच्चों आप देखो जिंक जो है वो कहां से कहां गया, 0 to +2। ठीक है, कहां गया, 0 to +2।
यानी कि जिंक का बच्चों क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर बच्चों पहले +2 में था और रिएक्शन के बाद वो किस में चेंज हो गया, 0 में चेंज हो गया। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0। सो यहाँ कॉपर का बच्चों क्या हुआ है, कॉपर का हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन। सो देखो बच्चों, अब ध्यान से आपको सिर्फ यही चीज पता करनी थी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी के हिसाब से पता चल सकता है। अब देखो, मुझे पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, खुद का क्या हो रखा होता है, रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है बच्चों, Cu+2 जो है वो कहाँ जा रहा है, कॉपर Cu में जा रहा है। CuSO4 से Cu में जा रहा है, यानी कि यहाँ आपके पास रिडक्शन हो गया कॉपर का। सो इसलिए बच्चों आपके पास यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या होगा, कॉपर सल्फेट, दैट इज योर CuSO4। क्योंकि CuSO4 बेचारा पहले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +2। ठीक है, कॉपर की क्या थी, +2। अब बच्चों रिएक्शन होने के बाद कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो चुकी है, 0। यानी कि क्या हो गया, कॉपर का, कॉपर सल्फेट से कॉपर में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कॉपर सल्फेट यहाँ कैसे वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ बच्चों आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, A, CuSO4। प्लीज 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 डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, रिड्यूसिंग एजेंट में, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सो बच्चों कीप रिवाइजिंग, इन सभी चीजों को आप रिवाइज करते रहो, बार बार समझते रहो। ठीक है, मैंने इतनी बार रिवाइज किया है, अब मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। जब मैं आपके टाइम में आपकी क्लास में थी, चलो अभी तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि मैम आप तो टीचर हो, आपने इन चीज़ों को इतनी बार पढ़ा है, बट बेटा जब मैं क्लास 10th में थी ना, तभी भी मैंने इन चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज किया था, इतनी अच्छी तरीके से समझा था कि मुझे उस एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ऑलराइट, सो अगर बच्चों आप भी रिवाइज करोगे तो आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, चलो, सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। बच्चों आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब अगर बच्चों मैं बात करूं न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कैसे होते हैं, तो जरा ध्यान से देखना। न्यूट्रल सॉल्ट्स की बच्चों अगर मैं बात करूं, सो न्यूट्रल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है जब आपके पास एसिड एंड बेस, ओके, क्या क्या, एसिड एंड बेस क्या होते हैं बच्चों, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। जब आपके पास एसिड एंड बेस क्या होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, तब हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट का। अगर आप एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हो और जो बेस है वो क्या ले रहे हो, वीक ले रहे हो, तो आपके पास जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिड। सिमिलरली बच्चों अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग ले रहे हो बट एसिड को क्या ले रहे हो, वीक ले रहे हो, तो आपके पास बच्चों जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। बट मैं न्यूट्रल सॉल्ट्स की बात करूं, यानी कि दोनों जो है ना, क्लास के लड़कों में लड़ाई होती है ना, आपने देखा होगा, दोनों अगर क्या कर रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं, ऐसे पंजा लड़ाते हैं ना, तो दोनों की अगर इक्वल स्ट्रेंथ है तो क्या रहता है, वो जो हाथ रहता है दोनों का वो एकदम मिड में ही रहता है, ना इधर हो पाता है ना उधर हो पाता है। सो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, अगर एसिड एंड बेस की इक्वल स्ट्रेंथ है तो जो सॉल्ट होगा ना तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर्स आएंगे बच्चों, ना उसमें बेसिक कैरेक्टर्स आएंगे, वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। अब आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो कि इक्वल स्ट्रेंथ के एसिड एंड बेस से मिलकर के बना है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, NH4Cl जो होगा वो किस किस से मिलकर के बना होगा, वो मिलकर के बना होगा बच्चों, एक तो NH4OH से प्लस HCl से। ठीक है, एक तो NH4OH से और प्लस HCl से। अब बच्चों ये जो है NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है बच्चों, ये एक वीक बेस है। क्या है बच्चों, वीक बेस।
बट ये जो है ना भाई साहब, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो हमारे पास केस हुआ ही नहीं पॉसिबल न्यूट्रल सॉल्ट्स का, ठीक है। सो ये आपके पास जो होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं CH3CONA की बच्चों, तो ये मिलकर के बना होगा एक तो एसिटिक एसिड से, दैट इज योर CH3COOH, प्लस मिलकर के बना होगा NaOH से, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट ये क्या होता है, ये एक वीक एसिड है, तो अगेन न्यूट्रलिटी नहीं आएगी। थर्ड में अगर मैं बात करूं बच्चों KCl मिलकर के बना होगा एक तो HCl से प्लस KOH से। अब यहां जरा ध्यान से देखो, यहां आपके पास न्यूट्रलिटी आ चुकी है, क्योंकि एसिड भी आपने स्ट्रॉन्ग लिया है और जो बेस आपने लिया है वो भी क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया। HCl भी बच्चों आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और KOH भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर है बात सभी को? सो सी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन। डी की अगर मैं बात करूं, सो डी में क्या गिवन है बच्चों, यहां लिखती हूं मैं, डी में मुझे गिवन है Na2CO3, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। सो सोडियम कार्बोनेट में बच्चों सोडियम आया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, प्लस कार्बोनेट आया होगा कार्बोनिक एसिड से, दैट इज H2CO3। ये बच्चों आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये आपके पास एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड। ओके, सो इसलिए बच्चों ऑप्शन डी होगा वो भी इनकरेक्ट होगा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात सभी को? अब इतनी बच्चों जो यहाँ पर रामायण लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये सारी बातें आपको टाइम टू टाइम रिवाइज होती जानी चाहिए। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द बेसिक सॉल्यूशन वाज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, द कलर ऑफ द स्ट्रिप। ओके, अब बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ये पीएच पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, वहां का ये क्वेश्चन है। और पीएच स्केल बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके सामने पीएच स्केल एक बार अच्छी तरीके से वापस आपको दिखाना चाहूंगी। ओके, सो पीएच स्केल बच्चों कुछ इस तरीके से होती है। पीएच स्केल में होता क्या है एक्चुअली, 0 to 14 तक हमारे पास नंबर होते हैं। यहाँ बच्चों 0 to 6 का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक को। 7 जो होता है बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किसी अगर सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, न्यूट्रलिटी को। और 8 to 14 जो होता है बच्चों आपके पास पूरा रेंज, इसे आप बोलते हो बेसिक रेंज। यहां अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच लाई करती है तो वो सॉल्यूशन बच्चों कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। अब जनरली होता क्या है ना कि आपसे अगर नंबर के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि मान लो किसी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 9 है, तो आप अच्छी तरीके से बता दोगे, अच्छा हाँ मैम ने बताया था 8 to 14 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। सो 9 है तो ऑब्वियसली बात है बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई पूछ ले पीएच अगर 3 है किसी सॉल्यूशन की, तो वो कैसा होगा इन नेचर, एसिडिक होगा या बेसिक, तो आप झट से बता दोगे कि एसिडिक होगा। बट बच्चों क्वेश्चंस ऐसे जो होंगे वो तो आप कर लोगे, बट इस तरीके के आ गए ना क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस में आप अटकोगे और आपको उस अटकन से निकालने के लिए हम लोग आ चुके हैं अब आपके पास, ठीक है। सो डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, ऑलराइट, आई विल बी देयर फॉर यू, है ना फ्रेंड सीरीज का गाना। ओके, सो बच्चों आ जाओ वापस। ओके, क्या गिवन है आपको कि कोई आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है जो कि हमने जैसे ही पीएच पेपर पर रखा है तो उसका कलर बच्चों कैसा हो गया है। अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो आप जानते हो आपको ये जो पीएच है ना दिमाग में रखनी है। आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका कलर कैसा जाता है बच्चों, ब्लू की तरफ जाता है। धीरे 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 ब्लू होते 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 जो आपका पर्पल कलर है वो आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ जाओगे एसिडिक की तरफ
तो धीरे धीरे येलो येलो कलर की तरफ ट्रांसफर होते जाओगे और सबसे जो एसिडिक होते हैं ना, इनका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है, सो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, वो ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब जिस बच्चे को कलर्स याद नहीं है ना, जिसने सिर्फ 0 to 14 तक याद कर रखा है, तो उसका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ऑलराइट, इसलिए सारी चीजें आपको पढ़ना और समझना अच्छी तरीके से जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ बच्चों आपके पास टर्न ब्लू हो जाएगा, ओके, पीएच पेपर का कलर। चलो नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज योर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने बच्चों एक रिएक्शन गिवन है। कौन सी रिएक्शन है? CaCO3 और HCl की हमने रिएक्शन करवा रखी है आपस में, ठीक है। CaCO3 एंड HCl की आपने साथ में रिएक्शन करवा रखी है। अब बच्चों मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी जिन्हें रिएक्शंस बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, जिन्हें रिएक्शन वाला पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर आपके सामने कोई रिएक्शन का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले उसे एक बार खुद के दिमाग में या रफ पेज पर कहीं अच्छी तरीके से करके देखना। ऑप्शंस पहले मत देखना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जिन्हें रिएक्शंस आती ही नहीं है, जिनका रिएक्शन से कुछ आना जाना, कुछ रिश्ता नाता ही नहीं है, तो वो चाहे से पहले ऑप्शंस देख सकते, ठीक है। पर जिन्हें रिएक्शंस के पार्ट में श्योरिटी है बच्चों कि हाँ मैं सारी रिएक्शंस अच्छी तरीके से पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आई हूँ, वो बच्चों पहले ऑप्शंस मत देखना, ठीक है। सो देखो क्या गिवन है बच्चों, रिएक्शन हमने करवा रखी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ क्योंकि बाद में फिर मैं ऑप्शंस भी लिखूंगी। ऑलराइट, सो आपके पास एक रिएक्शन है बच्चों CaCO3 प्लस HCl। पूछा गया है प्रोडक्ट में क्या बनेगा। अब जो बच्चा मुझसे पढ़ के गया है या किसी भी टीचर से पढ़ के गया है, ठीक है, जरूरी नहीं है मुझसे ही पढ़ के गया हो, है ना। सो जो भी बच्चा रिएक्शन वाले पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ के गया है, उसके दिमाग में ये बात आ चुकी है, उसको दिख चुका है ये मेटल कार्बोनेट्स हैं। और हमें ये चीज बताई गई है कि मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, एक तो CO2, एक H2O और साथ साथ क्या बन जाता है, मेटल का सॉल्ट बन जाता है। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बनता है, H2O और साथ साथ में मेटल का सॉल्ट। जो बच्चा अच्छी तरीके से करके गया उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इन रिएक्शंस में, बिल्कुल एकदम सही तरीके से वो करके आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो बच्चों आप प्लीज जो भी जिनको भी अच्छी तरीके से रिएक्शंस आती हैं पहले नोट करके देखो रिएक्शन की क्या हो रही है, उसके बाद ऑप्शंस पर चलते हैं। चलो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है बच्चों, ऑप्शंस आपके सामने है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहीं नहीं बन रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है एंड वाटर भी बन रहा है, बट बच्चों साथ साथ में एक चीज और बन रही है। सो दैट इज वाई बच्चों आपको क्या करना है, ये ऑप्शन भी इनकम्प्लीट है, इसलिए इनकरेक्ट है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड तो पूरी रिएक्शन में कहीं बन ही नहीं रहा, तो फर्स्ट कंपाउंड पढ़ते ही हमें वो कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है, आगे जाना ही नहीं है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कहीं बन ही नहीं रहा। डी की अगर मैं बात करूं, अब बच्चों तीनों ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ना कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। सो कॉमन सेंस की बात है, तीनों ऑप्शंस गलत हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। बट स्टिल आप देख लो क्या क्या गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड, यस कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, यस बिल्कुल है, एंड वाटर बिल्कुल है, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल धड़के के साथ डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यहाँ आंसर लिख लेना और आंसर से पहले चाहो तो ये रिएक्शन नोट कर देना ताकि मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आंसर आ जाएगा आपके सामने। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलो सो यहाँ बच्चों आपके पास आंसर क्या होगा, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा डी, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कितना इजी क्वेश्चन है ये, मतलब मेरे पास वर्ड कम पड़ रहे हैं इजीनेस को बताने के लिए इसकी, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। जब मैंने क्लास में आपको ये चैप्टर करवाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, तब मैंने आपको चीख चीख के बताई थी ये बात कि वो नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो कौन होती है बच्चों, वो होती है ब्रोमीन, ठीक है, क्या होती है, ब्रोमीन। अब पता है यहाँ पर 20% बच्चे अगेन इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं हरक पदुड़े, है ना। हरक पदुड़े का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के कि हाँ मुझे तो ये आता है, मैंने पढ़ा था, और वो बच्चों नॉन मेटल को गलती से समझ लेते हैं मेटल, नॉन वो भूल जाते हैं, ठीक है, और क्या लगा करके आ जाते हैं, मरकरी। सो दैट इज वाई बच्चों हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। यही तो हमारी परसेंटेज में डिफरेंस लाती है। एक बच्चा शुरू से लेकर के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, बट पहला वाला जो है ना वो थोड़ा सा एक्साइटेड जाता है, थोड़ा सा ज्यादा उसके मन में बल्ले बल्ले शामा शामा पहले हो जाता है ना। सो इसलिए बच्चों जैसे ही वो एग्जाम में जाता है, क्वेश्चंस देखता है, वो पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ता भी नहीं है, तो उसका बच्चों गलत करने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए बच्चों जो दूसरा बच्चा था जो कि काम था, रिलैक्स था, अच्छी तरीके से उसके मन में ना कोई बल्ले बल्ले ना कोई शामा शामा, वो क्या करता है बच्चे, अच्छी तरीके से आंसर सभी क्वेश्चंस का करके आता है, एकदम माइंड को काम रख के, ठीक है। सो यहाँ बच्चों डिफरेंस आ जाता है परसेंटेज में। सो यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वुड बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, दैट इज बी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is what बच्चों, the sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as, इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, सल्फाइड ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उनकी बच्चों सल्फाइड ओर्स को हम ऑक्साइड्स ओर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, सल्फाइड ओर को उनकी ऑक्साइड्स ओर में हम कन्वर्ट करते हैं। सो बच्चों सल्फाइड ओर को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू बच्चों, रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। और अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, कार्बोनेट ओर की, तो कार्बोनेट ओर्स को बच्चों कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बच्चों बताया था कि C फॉर कैल्सिनेशन एंड C फॉर कार्बोनेट। तो अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है तो आप उसे बच्चों किस प्रोसेस के थ्रू चेंज करोगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू। रोस्टिंग बच्चों कहाँ काम आती है, जब आपके पास सल्फाइड ओर होती है, ऑलराइट। सो यहाँ आपके पास सही ऑप्शन क्या होगा, रोस्टिंग, ओके। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, रोस्टिंग, ऑलराइट। सो यहाँ बच्चों आंसर अब अपना लिख लीजिएगा, क्या होगा, रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pairs of reactants will undergo displacement reaction? displacement reactions मेरी फेवरेट टाइप की रिएक्शंस हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि displacement reactions हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिजेंबलनेस रखती है, ठीक है। सो आपको बच्चों ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऑप्शन है, फिर मैं आपको बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या है और हमारी लाइफ से कैसे रिजेंबल करती है, ठीक है। सो ये है आपके पास बच्चों क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ ही दिया है। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर मैं बात करूं, जनरली होता क्या है, आपके पास कोई एक कंपाउंड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां हमने कंपाउंड लिया है BC। अब बच्चों मान लो, सपोज करो कि ये जो B है ना, ये बेचारा लेस अट्रैक्टिव यानी कि लेस रिएक्टिव है, ठीक है। क्या है, लेस रिएक्टिव यानी कि कम रिएक्ट करता है। बट ये जो A भाई साहब है ना, ये बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सो ये क्या बोलेगा C को क्या बोलेगा कि C आप ना B के साथ बॉन्ड बना करके क्यों बैठे हो, मेरे साथ बॉन्ड बना लो, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं।
तो सी भी क्या बेचारा ए को देखेगा कि हाँ ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके साथ जाकर के बॉन्ड बना लेगा, और बेचारा बी क्या हो जाएगा, एकदम तन्हा हो जाएगा। ठीक है, सो इन टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी लाइफ से रिजेंबल क्यों करती है, क्योंकि हमारी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। आजकल मैंने काफी लोगों को देखा है कि अगर हम किसी के साथ सेटल्ड हैं, सो स्टिल अगर कोई ज्यादा अट्रैक्टिव, कोई ज्यादा रिएक्टिव आ रहा है इंसान, जिसे देख करके आप बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप क्या करते हो, पहले वाले को भगा देते हो, निकाल देते हो लाइफ से, है ना। सो कुछ सेम टाइप की रिएक्शंस भी है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लाइफ से काफी रिजेंबल करती हुई लगती है। ओके, चलो ठीक है, अब दिमाग अपना कहीं और लेकर के मत जाना, ठीक है, यहीं पे आ जाओ वापस, क्वेश्चन को देखो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो तब जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। क्या याद होगी बच्चों, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे आप याद कर सकते हो। आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती बहुमूल्य करोड़ों का 1 मिनट देना होगा, और अगर आप वो 1 मिनट मुझे देते हो तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाएगी। क्या करना होगा, आपको दक्षांश एजुकेशन के ही चैनल पर जाना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ट्रिक बाय एकता मैम। आपको बच्चों वहां पर एक ट्रिक मिलेगी, वो आप अगर याद कर लेते हो तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज एकदम ऑन टिप्स हो जाएगी। अब बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ मेटल्स आती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाली मेटल्स को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1 में ही देखो बच्चों क्या गिवन है, CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, क्या गिवन है बच्चों, CuSO4 प्लस Fe। अब बच्चों Fe जो होती है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे, कॉपर से, तो वो क्या कर देगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और क्या बना लेगी, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, सो कुछ इस तरीके की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और यहाँ ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। सो ये तो बच्चों बहुत ही फेमस आपके पास रिएक्शन है, आपने देखी भी होगी, है ना। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स when we add some iron nails in it। जब हम कुछ लोहे की कील कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डालते हैं, बच्चों इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है बहुत ही सुंदर सा ब्लू, है ना, स्काई ब्लू टाइप में होता है। सो इसका ब्लू कलर जो होता है वो क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है आयरन नेल डालने पर, लोहे की कील डालने पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू कलर हमारे पास कॉपर सल्फेट के कारण था वो क्या हो चुका है, अब डिस्प्लेस हो चुका है, मतलब कॉपर सल्फेट ही नहीं रहा। ओके, हमारे पास क्या बन चुका है, फेरस सल्फेट बन चुका है। ठीक है, सो यहाँ बच्चों कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था, इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन वुड बी डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ए, CuSO4 प्लस Fe जो होंगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9, अ मेटल विच मेल्ट्स ऑन द पाम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख करके बड़े ही खुश हो गए होंगे बच्चे, है ना, बट रुको जरा, सब्र करो, देखो ऑप्शंस को, सबके दिमाग में मरकरी चल रहा होगा। अभी तक तो बच्चों ने वीडियो पॉज भी कर लिया होगा कि मैम ठीक है हम तो ऑप्शंस का पार्ट 10 सेकंड स्किप करके हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे, हमें आंसर आ चुका है, बट ऑप्शंस भी तो देखो, मरकरी है ही नहीं ऑप्शंस में। ठीक है, क्या क्या गिवन है, जिंक, सोडियम, गैलियम या पोटेशियम। जिंक, सोडियम, गैलियम या पोटेशियम। अब बच्चों देखो मरकरी के अलावा एक ऐसी मेटल होती है जिसका नाम होता है गैलियम, जिसे अगर आप पाम पर रखते हो, हथेली पर अगर रखते हो, तो वो 28 to 30 डिग्री सेल्सियस पर कैसी होती है, मेल्ट स्टेट में होती है। कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में या मेल्ट स्टेट में आप उसको बोल सकते हो। मरकरी की अगर मैं बात करूं Hg, तो ये सही बात है कि ये रूम टेम्परेचर पर इकलौती ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलती है, बट गैलियम जो होता है ना वो रूम टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर यानी कि 28 to 30 डिग्री सेल्सियस पर कैसा मिलता है बच्चों, लिक्विड स्टेट में मिलता है। सो गैलियम को अगर आप हथेली पर रखोगे, हमारी बॉडी का, स्किन का टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा हाई होगा,
जिससे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी और गैलियम क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ओके, सो इसलिए बच्चों गैलियम जो होगा वो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑप्शन से एक बार ढंग से पढ़ लिया करो और क्वेश्चन भी एक बार ढंग से पढ़ लिया करो, ठीक है। आपसे पूछा गया है वाटर दैट इज H2O, H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या रेशियो रहेगा। अब आप जानते हो बच्चों H2O का जो फॉर्मूला होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो पर ऑक्सीजन एटम पर, हर एक ऑक्सीजन एटम पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो यहाँ बच्चों रेशियो कितना है, 2:1 है। पर 2 atoms of hydrogen there is an oxygen atom, 1 ऑक्सीजन एटम। और सिमिलरली बच्चों एक ऑक्सीजन एटम पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 है। तो रेशियो कितना हो गया बच्चों, 2:1। तो यहाँ आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, C, 2:1। सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात है, 2:1 इसका आंसर है, ठीक है। सो 2:1 वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, ये आपका क्वेश्चन है रेंसिडिटी वाले टॉपिक से। रेंसिडिटी वाला टॉपिक किसमें था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर नंबर 1 में। ओके चलो, सो कौन कौन सी गैसेस हम यूज कर सकते हैं रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए ऑयल्स को और फैट्स के सब्सटेंसेस को। तो एक तो बच्चों आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, पहली कौन सी गैस होती थी, नाइट्रोजन गैस। बट अगेन देखो यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन गैस गिवन नहीं है, नाइट्रोजन तो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। नाइट्रोजन के साथ कौन सी हम गैस यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चे देखेंगे, वही मैंने बताया था ना, बल्ले बल्ले शामा शामा वाले बच्चे, वो क्या करेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे, खुश हो जाएंगे और OMR में ए लगा देंगे। और OMR एक बार जब आपने फिल कर दी ना, तो आप कोई चांस नहीं है कि आप उसका करेक्शन कर सको, ठीक है, काटा पीटी तो चलती नहीं है। सो बच्चों ध्यान से देख लो, नाइट्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन भी गिवन है। ऑक्सीजन जिससे हम बचा रहे हैं, भाई रेंसिडिटी में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ऑयल्स एंड फैट्स का, तो ऑक्सीजन से ही तो हमें बचाना है। सो ऑक्सीजन अगर साथ में है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, सो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। हीलियम आप यूज कर सकते हो बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिएक्ट कर लेती है, और अगर रिएक्शन कर लेगी कोई गैस तो वो चीज जो होगी वो खराब हो जाएगी। सी की अगर बात करें, हीलियम एंड नाइट्रोजन, तो बच्चों ये आपके पास सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हीलियम एंड नाइट्रोजन दोनों की दोनों कैसी गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस। कैसी गैसेस है बच्चों, इनर्ट गैसेस हैं, वो ऑयल से या फैट से रिएक्ट नहीं करेंगी और क्या करेंगी, पूरे के पूरे जो एनवायरनमेंट होगा उसको इनर्टनेस देंगे। तो ये बच्चों आपकी जो गैस होती है ये कैसी होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, इसलिए आपके पास सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। डी अगेन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है तो आप वो यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां आंसर क्या होगा, हीलियम एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं बच्चों, व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होता है जब जिंक रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगेन बच्चों आपके पास कैसा क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है रिएक्शन का। तो वो बच्चे जिन्हें रिएक्शन अच्छी तरीके से आती है वो पहले रिएक्शन करके देखेंगे नोट, ठीक है, बाद में ऑप्शंस को देखेंगे। सो क्या किया मैंने बच्चों, जिंक जो है वो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा बच्चों, एक तो आपके पास हाइड्रोजन गैस तो फॉर श्योर फॉर्म होगी, क्योंकि आपने ये वर्ड इक्वेशन पढ़ी है बच्चों कि एसिड एंड बेस जो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो हमेशा आपके पास हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होती ही है। प्लस बच्चों आपके पास क्या फॉर्म होता है, प्लस आपके पास फॉर्म होता है सॉल्ट मेटल का। और अगर मैं इस केस में बात करूं तो इस केस में आपके पास कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा बच्चों, Na2ZnO2। कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा बच्चों, Na2ZnO2, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट।
क्या नाम होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट, और साथ साथ में क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस। तो जिस बच्चे को ये रिएक्शन याद है उसे ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए। इसको यहां से मैं इरेज कर देती हूँ, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। जिंक हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म ही नहीं हो रहा, इसलिए ये आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। बी की अगर मैं बात करूं, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि आपके पास सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म हो रही है। सो बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन बच्चों। यहाँ पर बी जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल धड़ल्ले से बी ऑप्शन सही कर देना। उससे पहले बच्चों मैं ये चाहती हूँ कि आप इस रिएक्शन को प्लीज नोट कर लो, आपके काम की रिएक्शन है। आप ये सोचते हो कि ठीक है मैम ने आंसर बता दिया, अब हम देख लेंगे जब भी हमें बुक में पढ़ने का टाइम मिलेगा या नोट्स पढ़ने का टाइम मिलेगा। बट बच्चों ट्रस्ट मी, हमने यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें आप एक बार अच्छी तरीके से, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो 2 मिनट पहले आपके पास पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरी बुक रिवाइज करो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप रिवाइज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बच्चों कि इन क्वेश्चंस को भी नोट करो, उनके आंसर्स भी नोट करो, और रीजन आपको क्या बताया जा रहा है वो भी नोट करो प्लीज, ठीक है। सो इस बच्चों रिएक्शन को नोट कर लेना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बी, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अर्थ के क्रस्ट में कौन सी ऐसी मेटल है जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलती है? ओके, 4 ऑप्शंस भी आपके सामने। अगर ऑप्शंस ना भी हो बच्चों तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये सारी चीजें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एल्यूमिनियम होता है, बाकी किसी भी ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम 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 मैंने आपको बहुत बार याद करवाया। ओके, सो यहाँ बच्चों आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्यूमिनियम वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों इसी के साथ आपके एमसीक्यू बेस्ड यानी कि जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। अब बच्चों इन क्वेश्चंस के बाद हम चलेंगे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पर। बट बच्चों अगर आपको इन 13 क्वेश्चंस में से कुछ भी, कहीं भी, किसी भी बात से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है तो आप बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। मैं पर्सनली ये गारंटी लेती हूँ कि मैं रिप्लाई करूंगी आपकी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट है उसका, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर, जो कि है असर्शन एंड। सो नेक्स्ट टाइप के बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस हैं असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन से बच्चे घबराते बहुत हैं, जो कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ध्यान से समझना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, सो जैसे ही आपके सामने असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने आएंगे डायरेक्शंस। और डायरेक्शंस में आपको क्या बताया गया होगा? डायरेक्शंस में आपको बताया गया होगा कुछ इस तरीके से, दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। जितने भी बच्चों आगे के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं उनके 2 स्टेटमेंट्स होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम बोलते हैं असर्शन और सेकंड को हम क्या बोलते हैं? रीजन। ऑलराइट, अब क्या करना है? आंसर दीज क्वेश्चन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बच्चों इन चारों ऑप्शंस जो कि आपके सामने मैं अब रखने वाली हूँ, इन चारों में से जो भी एप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बोथ स्टेटमेंट्स, आपको वो आंसर करना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या 4 ऑप्शंस है बच्चों। फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड क्या हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सी क्या हो सकता है बच्चों? सी हो सकता है ए तो ट्रू है, ए इज ट्रू, बट आर क्या होगा? फॉल्स है, ठीक है। आर क्या होगा? फॉल्स। डी क्या हो सकता है बच्चों? ए गलत है बट आर जो है वो सही है, ठीक है। सो ये आपके पास बच्चों 4 ऑप्शंस आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कई बार आपके पास 5th ऑप्शन भी गिवन होता है असर्शन एंड रीजन में। क्या गिवन होता है? ए एंड आर, 1 सेकेंड, ए एंड आर
बोथ आर फॉल्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी गिवन होता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही आपके पास गलत होते हैं और आपके पास ई ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन भी होता है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, सो बच्चों अब आपको देखने हैं कि क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं और वो कैसे पता चलेगा जब हम खुद क्वेश्चंस करके देखेंगे। चलो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों असर्शन आपको गिवन है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। आयरन का जो बच्चों कोरोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर आयरन पर बच्चों जब जंग लगती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड व्हाट बच्चों, रस्टिंग। रीजन क्या गिवन है बच्चों, कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। सो ये भी बच्चों बिल्कुल सही बात है। आयरन का जो कोरोजन होता है वो किस किस की प्रेजेंस में होता है, एयर की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में होता है। बट ये तो मुझे पता चल गया बच्चों कि मेरे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है अपनी अपनी जगह। अब आपको नेक्स्ट थिंग क्या चेक करनी है, अगर ऐसा केस है कि दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपको चेक करना है कि क्या ये जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सो बच्चों एक बात बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन जो हम बोलते हैं कि आयरन की कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो क्या हम रस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कोरोजन वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में हो रहा है? आंसर इज नो। ठीक है, रस्टिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सब्सटेंस होता है उसका हम नाम क्या दे देते हैं, रस्ट बोल देते हैं। ठीक है, रस्टिंग के बाद जो भी हमारे पास सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है बच्चों, सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है, बट रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ बच्चों आप क्या लिखोगे, आपके पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है किसका बच्चों, असर्शन का। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग के करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, असर्शन आपको गिवन है, in a balanced chemical equation total mass of the each element towards reactant side is equal to the mass of the same elements towards product side। बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या बताया जा रहा है असर्शन में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है बच्चों, मास जो होता है ऑफ रिएक्टेंट्स is always equals to mass of products। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट्स का मास होता है और प्रोडक्ट्स का मास होता है, मास जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का लॉस नहीं होगा, ना मास फॉर्म हो सकता है, तो हमेशा मास जो होता है वो कंजर्व रहता है। सो फर्स्ट आपको असर्शन जो गिवन है वो तो बिल्कुल सही है। रीजन देखो अब बच्चों, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, तो ये भी बच्चों बात बिल्कुल सही है। और जो रीजन है इस बार वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रिएक्टेंट्स की साइड और प्रोडक्ट की साइड बच्चों मास जो होता है वो इक्वल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है बच्चों, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए आप रिएक्टेंट का जितना मास लोगे उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सो यहाँ इस बार क्या है बच्चों, इस बार आपके पास both A and R are true and R is the correct explanation of A। R जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ रिएक्शन Zn plus CuSO4 will gives you ZnSO4 plus Cu। Zn is a reducing agent but itself get oxidized। अब आपको चेक करना है बच्चों कि क्या ऐसा हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। तो एक बार मैं इस केमिकल रिएक्शन को अगेन यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि ऊपर हो जाएगा बहुत, मेरा थोड़ा सा हाथ दुखेगा, है ना। सो चलो, Zn plus CuSO4 will gives you ZnSO4 plus
CU। तो बच्चों क्या ये माना है कि Zn जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ऐसा है, Zn रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, जब वो खुद का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा बट सामने वाले का क्या करवा रहा होगा, रिडक्शन करवा रहा होगा। तो देखो बच्चों हुआ क्या, यहाँ अगर आप देखोगे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो कितनी है, 0। एलिमेंटल स्टेट में जिंक, अभी अभी हमने ये एमसीक्यू में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर बच्चों 0 है और यहाँ देखो कितनी हो गई है, +2 है, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। सो ऑब्वियस ही बात है सामने वाले का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। और अगर सामने वाले का रिडक्शन करवा रहा है तो डेफिनेटली बच्चों जिंक जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा बच्चों, जिंक जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक कैसे वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। सो यहाँ पर बच्चों असर्शन अगेन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, खुद जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बट वो सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अब देखो बच्चों रीजन में क्या गिवन है, इन अ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट यानी कि जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाते हैं बट खुद का क्या करवाते हैं, रिडक्शन। कैसे करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट मुझे पता पड़ गया Zn है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों, ये कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है बच्चों, ऑक्सीडेंट, या हम बोल सकते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करवा रहा है बच्चों, ये करवा रहा है इस जिंक का ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। कैसे करवा रहा है बच्चों, खुद का उसने रिडक्शन किया यानी कि खुद उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए। Cu किस में था, +2 में था, अब यहां बच्चों किस में जा चुका है, 0 में जा चुका है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, रिडक्टेंट की यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो कैसे कर रहे हैं बच्चों सामने वाले का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिंक को देखो पहले यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसने लूज किए और कहाँ चला गया, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, सो यहाँ अगेन बच्चों आपके पास असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बच्चों, assertion and reason both are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों देखते हैं assertion and reason का। The aqueous solutions of glucose and alcohol do not show acidic character। क्या ये सही बात है, सो बिल्कुल सही बात है बच्चों। एसिडिक की अगर मैं बात करूं, एसिडिक नेचर की, तो एसिडिक नेचर बच्चों ग्लूकोज एंड एल्कोहल नहीं शो करते। ठीक है, ग्लूकोज एंड एल्कोहल एसिडिक नेचर बच्चों नहीं शो करते। अब बच्चों ये बात तो बिल्कुल सही है कि एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। अब जरा आ जाओ रीजन पर, क्या रीजन का स्टेटमेंट सही है। सो रीजन क्या गिवन है, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयंस। बिल्कुल सही बात है ये भी बच्चों, और यही मेन कारण है, यही मेन रीजन है कि हमारे पास ग्लूकोज और एल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक नहीं होते। क्योंकि अगर आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे बच्चों, इनका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे यानी कि इन्हें पानी में डिसॉल्व करोगे, तो ये H+ आयंस रिलीज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बच्चों, H+ आयंस रिलीज नहीं करेंगे। तो वो कंपाउंड जो H+ आयंस रिलीज करते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड्स बोलते हैं। सो आपके पास अगेन बच्चों असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इस बार भी आपका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ असर्शन। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को या नहीं समझ में आई? समझ में आ गई होगी आई होप, और अगर नहीं भी समझ में आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइएगा। सो बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, ये आपके पास असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। सो प्लीज बच्चों ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
क्या गिवन है? जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या ऐसा होता है? जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। जब मैंने आपको ऑक्साइड्स के टाइप पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कि जो जिंक ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स के साथ एंड बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? एसिड्स के साथ एंड बेसिस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जरा रीजन पे आओ, क्या गिवन है? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, वेट अ सेकेंड, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। सो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। सो बिल्कुल सही बात है। यही रीजन है कि जिंक ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों? एम्फोटेरिक होता है इन नेचर। ठीक है, तो आपके पास बच्चों दोनों के दोनों अगेन क्या है? बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अब हमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बच्चों कैसे देखने हैं? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमें देखने हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस। बट उससे पहले बच्चों अगर आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी दिक्कत है सो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं आपको आंसर करूंगी हर क्वेश्चन का आपके। ऑलराइट, चलो सो केस स्टडी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। अब केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको कुछ इस तरीके से क्या गिवन होगा बच्चों? पैराग्राफ गिवन होगा। ठीक है, क्या गिवन होगा? एक पैराग्राफ गिवन होगा और उसमें क्या आपको बोला जाएगा? रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपके पास बच्चों इस पैराग्राफ के बाद 5 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और उन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आपको कोई 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, सो अब बच्चों कई बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि हम ना केस स्टडी के क्वेश्चंस आराम से ऐसे चुटकियों में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ऐसे 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 चुटकियों में कर लेंगे। बट गलतफहमी है ये आपकी। ठीक है, क्या है? गलतफहमी। क्यों बच्चों? क्योंकि ये पैराग्राफ आप इस तरीके से मत समझिएगा कि जो आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपको पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है। क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब आपकी बुक में से ही आएंगे, बट बुक में से ये जो टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक आपको गिवन होगा इस पैराग्राफ में, उसमें से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सो इस गलतफहमी में बच्चों आप मत रहना। इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हो फॉर्मेलिटी के लिए। एक क्वेश्चन आ गया, मैच कर गया तो ठीक है, आपकी किस्मत है। नहीं किया तो नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करता है 90% टाइम ऐसा ही होता है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। सो क्या गिवन है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। ये बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। Example NaCl, while basic salts are formed by the reaction of a strong base and a weak acid, and neutral salts are formed by the reaction of acids and bases having equal strength. अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अच्छी तरीके से पूरा अपना टाइम वेस्ट करके पढ़ना चाहो बिल्कुल फोकस होके तो आपकी मर्जी है। और गलत है वो टीचर जो कि ऐसा बोलते हैं कि आपको बहुत फोकस करके इस पैराग्राफ को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, एक बार ऊपर से आप रीड कर लीजिए अपना टाइम बचाने के लिए, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पर जाइए। एक बार रीड करना ऊपर ऊपर से, ठीक है, आप जाना फिर क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलो तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बताओ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कहीं एक बार, कहीं आधी बार भी बात हुई थी, कहीं वर्ड भी आया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का? यहाँ तो हमसे एग्जाम्पल पूछने गए। ठीक है, सो यही बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि अपना टाइम ज़्यादा पैराग्राफ को मत दे देना कि 15-20 मिनट हमने पैराग्राफ को पढ़ने में और समझने में ही लगा दी। ऑलराइट, चलो सो क्वेश्चन गिवन है बच्चों कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो आपको बच्चों इनके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूँ ब्लू विट्रॉल की, ब्लू विट्रॉल का बच्चों फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। क्या होता है बच्चों? CuSO4.5H2।
यहाँ देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का बच्चों फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। सो अगेन बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। थर्ड की मैं बात करूं बच्चों बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल नहीं। सो सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। डी की अगर बात करना चाहो तो कर सकते हो, जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, और इसी को हीट करके बच्चों फिर आप क्या बनाते हो, POP बनाते हो, ठीक है। तो इनके बच्चों आपको नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूलेस याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ बेसिक सॉल्ट। ऐसा बच्चों कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से, चारों के चारों एसिड है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। बेसिक सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि आपके पास जो बेस होता है, यहां पे हमने कौन सा बेस लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो होना चाहिए बच्चों स्ट्रॉन्ग, और जो एसिड लिया है हमने वो कैसा होना चाहिए, वीक एसिड। कैसा होना चाहिए बच्चों, वीक एसिड। तो अब देख लो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है एसिड जो वीक एसिड है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो बच्चों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो गलत हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों अगेन ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच कौन गया, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड आप जानते हो कि बहुत वीक एसिड होता है, तो अगर वो कंबाइन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके पास कैसा सॉल्ट फॉर्म होगा, बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर है बात सभी को। सो यहाँ आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में बच्चों आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2। क्या होता है बच्चों, Na2CO3.10H2। तो ये मेरे पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 10 वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। कौन सा ऐसा एसिड है बच्चों इन चारों में से जो कि एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा। अब ऑब्वियसली बात है बच्चों, वीक एसिड होगा एक्सट्रीमली, तो वो क्या नहीं फॉर्म कर सकता, एसिडिक सॉल्ट नहीं फॉर्म कर सकता, ठीक है। तो आप चारों में से देख लो कौन सा आपके पास वीक एसिड है। अगेन आपके पास कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, बाकी सारे जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। फॉस्फोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक आप जानते ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो कार्बोनिक एसिड जो होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। इस पैराग्राफ का क्या गिवन है आपको, द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, सो ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो केमिकल नेम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो आपको केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद होने चाहिए हर कंपाउंड के। सो यहाँ आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, सी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, CaOCl2। इसी के साथ बच्चों आपका केस बेस का नंबर 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 5 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में कोई भी 4 अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड जो बच्चों आपके पास पैराग्राफ है, क्या गिवन है सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन में, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स इन अ सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब केमिकल चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में। नेक्स्ट इज व्हाट, द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इनिशियली इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बिल्कुल सही बात है। और रिएजेंट्स,
and the substances which are formed as a result of chemical reactions are called products. उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं. रिएक्शन में प्रोसीड इन द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, until they go to the completion or reach equilibrium. अब ये बच्चों नया वर्ड है. इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्लास 11th और 12th की बातें हैं, ठीक है. सो अगेन बच्चों पैराग्राफ आपके पास कहीं से भी आ सकता है, बट क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं से भी आ सकता है. ये पैराग्राफ ऐसे एनसीईआरटी का नहीं है और जरूरी नहीं है आपके पास सीन पैराग्राफ आए, अनसीन पैराग्राफ भी आ सकता है कोई, ठीक है. सो इन पैराग्राफ को ज्यादा दिल पे लेने की कोशिश मत करना, दिल टूट जाएगा वरना, ठीक है. चलो, सो अगर बच्चों हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस या प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन दैट इज. अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन चारों में से आपके पास कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती. सो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्या गिवन है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड. बिल्कुल सही बात है, यही आ चुका है मेरे पास आंसर. बच्चों जब आप कैंडल को क्या करते हो? हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो, तो ये किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड स्टेट. किस में चेंज हो जाती है बच्चों? लिक्विड स्टेट. अब अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखते हो, थोड़ी देर अगर आप इसको रख देते हो रूम टेम्परेचर पर, तो अगेन क्या होती है? ये अगेन किस में चेंज हो जाती है? सॉलिड कैंडल में. देखा होगा ना आपने. सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास किसी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं हो, ठीक है, कोई केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है. इसलिए आपके पास ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिखोगे? ए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ठीक है. ये क्या होगा आपका बच्चों? एक तरीके का फिजिकल चेंज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, सो नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन गिवन है. H2O2 आपको गिवन है, दैट इज योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यहां लिखती हूं मैं, H2O2 गिवन है और H2O2 को बच्चों हमने किस में कन्वर्ट कर रखा है? H2O में प्लस O2. सो सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है. जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शंस. तो यहां पर आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? डीकंपोजिशन, ठीक है. ना तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ना ये कॉम्बिनेशन है, सिंथेसिस तो पता नहीं होता ही क्या है. तो ये क्या है बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन. ऑलराइट. सो ये बच्चों आपके पास कुछ इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसी तरीके से इजी तरीके से इनको आंसर भी करना है. नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रस्ट इज. केमिकली रस्ट इज. रस्ट क्या होती है केमिकल? तो बच्चों केमिकली रस्ट को जानने के लिए आपको समझना होगा केमिकल का फॉर्मूला, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला. सो होता क्या है? आयरन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और क्या फॉर्म कर लेती है? Fe2O3. इसी को आप क्या बोलते हो? रस्ट बोलते हो, ठीक है. क्या बोलते हो बच्चों? इसको रस्ट बोलते हो, जंग बोलते हो. तो क्या हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है? कहीं आपको दिख रहा है बच्चों इसके साथ हाइड्रेटेड या वाटर कुछ भी दिख रहा है? नहीं. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है? नहीं, ये दोनों ही नहीं होंगे, ओनली फेरिक ऑक्साइड है. सो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ फेरिक ऑक्साइड है. तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फेरिक ऑक्साइड, ठीक है. क्या हो जाएगा बच्चों? ओनली फेरिक ऑक्साइड. सो यहाँ आपके पास आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन गिवन है. विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कौन सा ऐसा बच्चों क्वेश्चन कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपके पास जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों क्या होती है? जब दो एलिमेंट या दो ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं. तो देखो बच्चों कहाँ एक्सचेंज हो रहा है? A प्लस बी प्लस सी. ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं करवा रखी, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा. A प्लस बी विल गिव्स यू सी. ये बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है. कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सी की मैं बात करूं, AC प्लस BD विल गिव्स यू AD प्लस BC. अब देखो हुआ क्या बच्चों, यहाँ C ने और D ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, इसलिए बच्चों आपके पास C जो होगा वो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, यानी कि C वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों, C क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन.
सो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 और इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन, इस पैराग्राफ का भी लास्ट क्वेश्चन, अच्छी तरीके से समझना इसको। देखो क्या गिवन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। एक आपको रिएक्शन गिवन है, KClO3 को हमने डिकम्पोज कर रखा है किस किस में, KCl में और O2 में। आपसे पूछा गया है बच्चों ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए क्या गिवन है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो बच्चों यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डिकम्पोजिशन हुआ है। और बच्चों आपने बुक में इस रिएक्शन को पढ़ा होगा कि हम इसे हीट करके, ठीक है, हीट दे करके किस में चेंज करते हैं, KCl में और O2। तो ये बच्चों एंडोथर्मिक हो गई, जिसमें हीट यूज हो रही है, जिसमें हम हीट बाहर से दे रहे हैं। और कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपके पास यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो इसी के साथ बच्चों आपका आज का सेशन खत्म होता है। आपके आज के सेशन में बच्चों हमने क्या पढ़ा, मॉडल पेपर पढ़ा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं केमिस्ट्री के। अब बच्चों इन क्वेश्चन से रिलेटेड या आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमारा दक्षांश एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ बहुत सारी फ्री चीज़ें मिलेंगी बच्चों, फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलेंगे जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर बच्चों आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैट सेक्शन में, जो कि डाउट सेक्शन है, आप वहाँ लिख करके भेज सकते हो। 24/7 आपके लिए चैट सेक्शन वो ओपन है, ठीक है। सो बच्चों अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छे एक और चैप्टर के साथ। टिल देन बच्चों कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।